बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। गाइस, ये क्या होता है? इनमें और ऑप्टिकल में फर्क क्या है? ऑप्टिकल में यू कैन नॉट कन्वर्ट, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिक में यू कैन नॉट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। करेक्ट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ये था हमारा, राइट? दे गॉट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस एंड दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। यहां पे भी तुम्हारा डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस है, but one conformational isomer can be converted into another by rotation about sigma bond. हाँ, समझ गए guys? So they are these are infinite arrangement of atoms in space due to rotation about single bonds. They are called conformations. इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशंस। रोटेशनल आइसोमर्स, रोटामर्स, कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्स्टिलेशंस। ओके गाइस? हाँ, फॉर इथेन, इथेन के लिए जैसे मैंने बताया, दिस देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस, लेकिन उनमें से जो दो इंपॉर्टेंट हैं, दोज आर स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। ओके गाइस? सौ हॉर्स प्रोजेक्शन पे आते हैं। एक्चुअली सही पूछा जाए तो सौ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन वो कॉन्फॉर्मेशनल के लिए ज्यादा यूज होता है रेदर देन ऑप्टिकल। सॉहर्स एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। गाइस, इथेन क्या होता है? CH3 CH3। हाँ, है ना? तो यहाँ पे ये है, ये होगा नहीं होगा बच्चों? दिस इज इथेन, CH3 CH3। हाँ, है ना? अब गाइस, इसे क्या बोलेंगे हम? एक एटम के पीछे ही तुम्हारा दूसरा एटम है। हाँ, है ना? वन बिहाइंड द अदर, वन बिहाइंड द अदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। ऐसे को बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। वी कॉल इट एक्लिप्स्ड फॉर्म बच्चों। ठीक है ना गाइस? एक्लिप्स फॉर्म को ऐसे भी बनाया जा सकता है। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए। वन बिहाइंड द अदर, हाँ या ना? बोलो। ये भी हमारा एक्लिप्स फॉर्म ही है, लेकिन इस बार हमने उसका क्या बनाया है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। दैट इज राइट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म। ओके गाइस? स्टैगर्ड को अदरवाइज कैसे दिखाओगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में?
हाँ बेटा बोलो। श्योर। कह सकते नहीं कह सकते हैं गाइस? बताओ मुझे। दैट्स गुड। ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। गाइस एक्लिप्स में इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस एंगल? जीरो। वन बिहाइंड द अदर। इसको बोला जाता है डायहेड्रल एंगल। ठीक है बच्चों? डायहेड्रल एंगल। हाँ मतलब यहाँ पे दैट एंगल इज जीरो, और यू माइट कॉल 120 इवन। आइडिया इज HCCH। इनके बीच में जो एंगल है दैट इज योर डायहेड्रल एंगल। तो बेसिक नॉर्मली समझने के हिसाब से तुम ये समझो जीरो होना चाहिए। एक्लिप्स में क्या होना चाहिए? जीरो गाइस। क्लियर है यहां तक? यहां पे डायहेड्रल एंगल कितना आ चुका है? इट इज 60 गाइस। दिस इज 60 बच्चों। अब हम बना तो और भी सकते हैं, हमने तो कहा था इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन होती है। हाँ है ना? वो इनफाइनाइट कैसे होंगी? यू रोटेट अबाउट द सिग्मा बॉन्ड एंड टेक अ एंगल एनीवेयर बिटवीन 0 to 60। Any angle between 0 to 60, not including 0 and 60, this is called skew form. Skew, SKEW, skew form। मतलब तुम्हारे स्टैगर्ड एक बन गया, एक्लिप्स एक बन गया, और जो रिमेनिंग इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन जो थी, दोज आर करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स बिटवीन 0 to 60। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो अगर मैं एक ये लेता हूं, मतलब द एंगल इज नॉट एग्जैक्टली 0 और 60, इट इज बिटवीन 0 and 60। इसको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। वी कॉल इट अ स्क्यू फॉर्म। क्लियर है गाइस? एंड दैट इज द रीजन वी से कि देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। क्लियर है यहां तक? गुड। अगर तुम प्रोपेन की बात करते हो, प्रोपेन क्या होता है? ये होता है नहीं होता है बच्चों? अब इसका तुम कैसे बनाओगे गाइस? इसको तुम कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। ये ऐसे बनेगा बच्चों। वन सेकेंड गाइस। इसमें भी तीन ही एग्जिस्ट करेंगी, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। ओके, देखते आओ बच्चों। मैंने ये कार्बन ये वाला उठाया है, ये कार्बन ये वाला उठाया है। क्लियर है गाइस? तो इस कार्बन से कौन कौन अटैच है? दो हाइड्रोजन और एक CH3। दैट इज गुड। और टर्मिनल कार्बन से क्या कनेक्टेड है? तीन हाइड्रोजन। ये हमारा क्या आ गया? ये कौन सा फॉर्म है? दैट इज करेक्ट, एक्लिप्स। और ये क्या होगा बच्चों? दिस विल बी स्टैगर्ड। हाँ या ना बच्चों? ये हमारा एक्लिप्स हो गया, ये हमारा स्टैगर्ड हो गया। प्लीज टेल मी दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। क्लियर है यहां तक? और स्क्यू तो बन ही जाएगा। क्लियर है बच्चों? गुड। अब जरा देखो गाइस। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। नोट कर लिया? मतलब हो गया ना? चल ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? लेट अस हैव अ लुक एट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन।
इट गोज लाइक दिस बच्चों। ये एंगल कितना होगा? जीरो। जीरो मतलब एक्लिप्स फॉर्म। हाँ है ना? एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, एक्लिप्स इज लेस स्टेबल। व्हाई इज दैट? क्योंकि एक्लिप्स के अंदर रिपल्शन हो जाएगी बिटवीन द ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स के बीच में? इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन विल बी मोर इन केस ऑफ एक्लिप्स एंड लेस इन केस ऑफ स्टैगर्ड। तो अगर कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछता है तो इट विल बी एक्लिप्स लीस्ट स्टेबल, देन योर स्क्यू एंड देन योर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल गाइस। समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी बोला है? दैट इज गुड। तो यार स्टेबिलिटी अगर देखी जाए, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू, फिर एक्लिप्स। हाँ है ना बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो जीरो पे हमारा क्या होता है? एक्लिप्स बनता है। हाँ है ना बच्चों? बताओ भाई। गुड। तो ये एक्लिप्स है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ये बीच में आ गई स्क्यू। ये क्या होगा बच्चों? दिस विल बी योर स्टैगर्ड, इट विल बी हैविंग लोएस्ट एनर्जी। यहाँ पे एंगल क्या होगा गाइस? 60। अब 60 के बजाय अगर मैं और रोटेट करने लगूंगा और मैं ले जाऊं इसे कहां तक? 120 तक, तो क्या आ जाएगा? यू विल अगेन गेट एक्लिप्स्ड। मतलब तुम इस एच को रोटेट करके इधर ले जाओगे तो ये 120 डिग्री तो रोटेट किया है, इट विल अगेन गिव यू एक्लिप्स फॉर्म। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अगेन, दिस इज 120। ओके, अगेन क्या आ गया? एक्लिप्स फॉर्म। ये क्या आएगा बच्चों? 180 पे क्या होगा? यू विल गेट स्टैगर्ड। 180 का मतलब समझ आ रहा है ना बच्चों? जीरो से स्टार्ट किया, 180 का मतलब है बेसिकली ये। यहां से ऐसे समझो, यहां से रोटेट करना शुरू किया। पहले इसको लेके गए तो 60, यहां पे लेके गए स्टैगर्ड, फिर आए 120, दैट गिव्स एक्लिप्स, फिर आए 180, इट विल अगेन गिव यू स्टैगर्ड गाय। हाँ है ना? गुड। तो जस्ट अ सेक बच्चों, हमारा 180 भी आर अगेन गेटिंग स्टैगर्ड। 240 पे क्या आएगा बच्चों? 300 पे क्या आएगा? स्टैगर्ड। और 360 इज नथिंग बट जीरो ओनली। 360 का मतलब कंप्लीट घुमा के वहीं पे आ गए। हाँ, समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये हमारा देखा जाता है किसके अंदर? ये मैंने जो अभी एनर्जी बताई है, दिस इज फॉर इथेन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, ये इथेन का है। और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, यही हमारे इसको क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। समझ गए गाइस? बताओ, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। एक्लिप्स लेस स्टेबल था और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है बच्चों? ये एनर्जी डिफरेंस होता है 12.55 किलो जूल पर मोल। एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? स्टैगर्ड इज दिस मच एनर्जी मोर स्टेबल देन योर एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर है? गुड। अब आते हैं ब्यूटेन पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू ब्यूटेन। ब्यूटेन हमने इथेन देखा, प्रोपेन देखा, अब आते हैं ब्यूटेन पे। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व केयरफुली गाइस। यहां पे हम इन दोनों कार्बन एटम्स को देखेंगे। यहाँ पे कई केसेस बन सकते हैं गाइस, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ केसेस। सारे हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। पहले मैं एक्लिप्स से शुरू करता हूँ, दैट वुड बी बेटर एक्चुअली। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्लिप्स है। लेकिन अगर मैं इसको ये बना दूं, जस्ट अ सेक गाइस,
स्टिल एक्लिप्स, इट इज स्टिल एक्लिप्स, वन बिहाइंड द अदर। तो पहले वाले को हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स, दूसरे वाले को हम बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पार्शली मतलब आइडियाज जो सेम ग्रुप्स हैं, इफ दे आर वन बिहाइंड द अदर देन इट इज फुल्ली, एंड व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स आर वन बिहाइंड द अदर इट इज पार्शली एक्लिप्स। इथेन के अंदर तुम्हारा सारे ही एस थे, तो उसमें पार्शली, और प्रोपेन के अंदर भी तुम्हारा सी एस सी, मतलब दो सी एस सी होनी चाहिए ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर ग्रुप्स। अगर एक सी एस सी और दूसरा एच है तो फिर यू कैन नॉट हैव मोर केसेस। समझ गए? तो गाइस मुझे बताओ पार्शियली एक्लिप्स कितने डिग्री से रोटेट करें हम फुल्ली एक्लिप्स को, यू गेट पार्शियली एक्लिप्स? कम ऑन गाइस। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, दैट वुड बी बेटर समझने के हिसाब से। एच सी एस कितने रोटेट कर दिया गाइस? 120 डिग्री से रोटेट कर दोगे, यू विल गेट पार्शियली एक्लिप्स। हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज 120 डिग्री। क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट? अब आते हैं, ये क्या होगा बच्चों? दिस स्टैगर्ड, हाँ है ना? काइंड ऑफ पार्शियली स्टैगर्ड, सेकंड वाला। ये दोनों ही स्टैगर्ड है, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? नॉट वन बिहाइंड द अदर। क्लियर है गाइस? गुड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियाज, अगर जो रिपल्सिव ग्रुप है, सीएससी और एच में ज्यादा रिपल्सिव कौन है? रिपल्सिव मतलब बल्कि, सीएससी बल्कि है। और यहाँ पे डू यू रियलाइज रिपल्शन विल बी लीस्ट, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में है, एक ऊपर एक नीचे है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें भी दे आर अवे बट नॉट दैट मच अवे। एंगल 60 वाला ही फील आ रही है, दोनों में ही 60 वाली फील आ रही है, डायहेड्रल एंगल में 60 वाली फील आ रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक में बल्कि ग्रुप्स आर टोटली ऑपोजिट, एक में बल्कि ग्रुप्स आर काइंड ऑफ एडजेसेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसके अपने अलग अलग नाम रख दिए। ये एक तरीके परफेक्टली स्टैगर्ड है पहले वाला, दूसरा वाला पार्शली स्टैगर्ड वाली फील आ रही है, हाँ है ना? तो इसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, एंटी, एंटी, और वी कॉल इट स्टैगर्ड। ये कितने एंगल पे आ रही है बच्चों? फुल्ली एक्लिप्स को कितने से रोटेट करेंगे कि एंटी आ जाए? फुल्ली एक्लिप्स को कितने से रोटेट करें? 180, दैट्स करेक्ट। 180 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो सीएससी तुम्हारे ऑपोजिट आ जाएंगे, हाँ है ना? अब आते हैं इस पे गाइस, नेक्स्ट वाले पे। इसे बोलते हैं स्क्यूड। वह स्क्यूड इज नॉट अ करेक्ट टर्म, इट इज गॉचे। ओके, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी लिखा है? ये बताओ। गुड, ग्रेट। तो तुम्हारा यहां तक समझ आ गया हर एक बच्चे को? दैट्स ग्रेट। इसके जो जी मेन सर। इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? यू आर सर एक बार सेइंग? ओपन कर दो, मैं नोट कर रही थी। हाँ बेटा नोट कर, नोट इट डाउन। ठीक है गाइस, यहां तक समझ गया हर एक बच्चा? गौचे तुम्हारा दो बार आएगा। हाँ एक मिनट रुक गया। गौचे तुम्हारा दो बार आएगा, एक बार 60 डिग्री रोटेट करोगे क्या बनेगा? फुल्ली एक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट किया, क्या बनेगा बच्चों? 60 रोटेट कर दिया, गौचे बन जाएगा। और अगर हम 60 डिग्री पे ये आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों? और कितने पे आएगा ये? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? पार्शियल एक्लिप्स कितने पे आ रहा था? 120 पे आया था। और तुमने दूसरा केस जो मैंने बताया था वो कौन सा था? कि सी एस थ्री यहाँ पे हो, एच यहाँ पे हो।
उसमें कितने का रोटेशन आ रहा है? अगर CH3 यहां पे है तो डू यू रियलाइज और नॉट इट विल बी 240। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? एंटी ए की एंगल पे आ रहा है, दैट इज 180। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। कर लिया नोट हर एक ने? खुशी बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल। You start with fully eclipsed, zero, एंगल जीरो, फुल्ली eclipsed। ठीक है गाइस? 60 पे क्या आएगा बच्चों? गॉज। ऑलराइट। उसके बाद 60 के बाद 120 पे क्या आएगा? ये 60 है। पार्शियली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स से थोड़ा कम एनर्जी का होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो गाइस, तुम्हारा ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? नॉर्मल। पहले मैं ये लिख रहा हूं, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नॉर्मल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आना चाहिए बच्चों? सबसे ज्यादा एंटी, फॉलोड बाय गॉच या स्क्यूड भी बोलते हैं, स्क्यूड। उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या बच्चों? पार्शली एक्लिप्स। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा बिटवीन बल्की ग्रुप्स। हाँ है ना बच्चों? तो 60 डिग्री अगर हमने रोटेट कर दिया तो तुम्हारा क्या आ रहा है? यू आर गेटिंग गॉच। उसके बाद तुम गए 120, 120 पे क्या आ गया बच्चों? पार्शली एक्लिप्स। फिर आए हम 180 पे, क्या आया बच्चों? एंटी। फिर 180 के बाद गए 240, क्या आएगा बच्चों? पार्शली एक्लिप्स, दैट इज करेक्ट। 240। फिर गए हम 300 बच्चों, गॉड। और अगर 360 जाओगे तो अगेन कहां पहुंच जाओगे? जीरो पे, दैट इज फुल्ली एक्लिप्स। ये फुल्ली एक्लिप्स, ये पार्शली, सॉरी, गॉच। ये हमारा पार्शली एक्लिप्स और ये एंटी। हाँ एंड आउट, एंटी की एनर्जी इज मिनिमम नॉर्मली। दिस आर नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना गाइस? तो देर आर सम एक्सेप्शंस टू। हम कहते हैं तीन केस हम देखेंगे गाइस। CH3, CH2, CH2, OH, F, CH2, CH2, OH, Cl, CH2, CH2, OH, OH। ठीक है बच्चों? दैट्स गुड। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है बच्चों? दिस इज इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है? एंड दिस विल बी इथाइलिन फ्लोरोहाइड्रिन। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? हाँ ना? अब स्टेबिलिटी देखो गाइस, ये दे आर जस्ट लाइक ब्यूटेन। अगर तुम्हें दिख रहा हो, मतलब दो CH3 की जगह दो OH ले ली, या एक OH एक Cl ले लिया, या एक OH एक F ले लिया। ठीक है बच्चों? हमने ये केसेस उठा लिए, फाइन। इनमें नॉर्मली हमें पता है OH OH रिपल्सिव होते हैं, दे शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लेकिन इन तीनों में ही देखा गया दैट गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंड। इन तीनों में ये देखा गया है। द रीजन बीइंग, तुम्हें एक बार इसका
ये बनाओ गाइस। मैंने इसका न्यूमन प्रोजेक्शन नहीं बनाया था ना इनमें से किसी का भी। वैसे तुम समझ ही गए होगे, बट स्टिल फॉर बेटर क्लैरिटी आई विल मेक इट ओ एच एच एच। अब जो दूसरे वाला कार्बन एटम है उसका ओ एच यहाँ पे आना चाहिए था फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी नॉर्मली। ये यहाँ पे आता है, तो इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसमें देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? और तुम कहोगे सर उसके हिसाब से तुम्हारा एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स शुड बी इवन मोर स्टेबल, है ना, और पास आ गए, लेकिन उसमें रिपल्शन हो गई ज्यादा, तो इट बिकम्स लेस स्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दे आर टू क्लोज, सो उसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाती है। आइडिया इज क्रक्स है, क्रक्स ये है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन एंड योर गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंड। ओके, सेम इज द केस विद क्लोरो एंड फ्लोरोहाइड्रेट। तो लेट मी मेक इट ओ एच। अब बच्चे कहेंगे सर सीएल और एच में तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखा, सीएल और ओएच वाले में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके गाइस, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जो स्ट्रॉन्ग डायपोल, ये मैंने बताया नहीं था कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग डायपोल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सट्रीम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन। तो यहां पे भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। फ्लोरीन क्या तो होना ही होना था। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन के बजाय फ्लोरीन लेता, डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्लोरीन के केस में भी हो जाता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। कोई डाउट गाइस? कर लिया नोट या कर रहे हो नोट? ऑलराइट, गुड। अब आते हैं रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। वी आर डन विद द अबाउट टॉपिक। अब नए टॉपिक पे चल रहे हैं, रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। यही पार्ट आएगा, लेकिन टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक नाउ। गाइस देखो, रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। गाइस अगर मैं ये लेता हूं, साइक्लोप्रोपेन लेता हूं, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 इट शुड बी, क्योंकि दो हाइड्रोजन और दो कार्बन एटम्स अटैच है। एनी कार्बन एटम इज अटैच टू टू कार्बन एटम, टू हाइड्रोजन एटम। तो तुम्हारी हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। इट इज sp3 एक्चुअली। अब sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए? 109.5 या टू बी एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट, ये आना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेड। अब यहां पे क्योंकि हमने इनका एंगल क्या होगा अभी जो मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर उसमें, हाँ 60 डिग्री है, एंगल इज 60 डिग्री एक्चुअल। तो आइडिया इज कि इस एंगल जो एक्सपेक्टेड था हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, वो एंगल नहीं है प्रेजेंट मॉलिक्यूल में। इसकी वजह से आ जाता है स्ट्रेन इन द रिंग, मेकिंग इट लेस स्टेबल। तो साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल, उसको तोड़ना बहुत आसान है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन द रिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। इसमें कितना स्ट्रेन आएगा? स्ट्रेन निकालने का एक तरीका होता है गाइस, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल बाय 2। ओके गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, वी कॉल इट एंगल स्ट्रेन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर एंगल स्ट्रेन कितना आएगा? अच्छा एक और चीज गाइस, एंगल स्ट्रेन जो है वो रिंग में ही आएगा।
ए साइक्लिक में तो एंगल स्ट्रेन नहीं आ सकता। हाँ है ना बच्चों? गुड। इसमें एंगल स्ट्रेन कितना आएगा? एंगल कितना है यहाँ पे? स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ या नहीं हुआ? गुड। क्लियर है यहां तक? अरे बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। और अगर मैं साइक्लोपेंटेन लेता हूं तो क्या आएगा बच्चों एंगल स्ट्रेन? क्लियर है यहां तक? और साइक्लोहेक्सेन में फिर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाना चाहिए। हाँ है ना? साइक्लोहेप्टेन में और ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा अगेन। हाँ है ना? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू ये बढ़ती आएगी फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स। हाँ इसमें स्ट्रेन मिनिमम है, 5 के बाद एंगल स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ है ना? तो देखा क्या गया, हम कहते हैं जिसमें स्ट्रेन कम वो ज्यादा स्टेबल। हाँ मतलब स्ट्रेन तो आ रहा है ना, हम तो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इसका। हाँ करेक्ट। तो आइडिया अब उसका एंगल स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना कौन सा चाहिए था? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है गाइस? साइक्लोपेंटेन शुड बी मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन। हाँ है ना? देखा गया C3 इज लीस्ट स्टेबल, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था एंगल स्ट्रेन के हिसाब से। फिर C4, फिर C5, फिर C6, और C6 के बाद तुम्हारा अगेन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। साइक्लो एल्केन्स की बात कर रहा हूं। हाँ साइक्लो एल्केन्स के अंदर, नॉट एल्कीन्स या डाइन्स। मैं नॉर्मली कह रहा हूं, नॉर्मल साइक्लो एल्केन के अंदर C5 शुड हैव बीन मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन, अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है ना गाइस? अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन C5 शुड बी मोर स्टेबल। देखा गया C6 इज मोर स्टेबल। ओके, इवन मोर स्टेबल देन C5। ठीक है बच्चों? तो ज्यादातर जो हमारे C3 C4 वाले हैं, दे ट्राई कि हम ब्रेक हो एंड वी फॉर्म somehow C5 या C6। ठीक है ना गाइस? C3 C4 आर अनस्टेबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज दे आर अनस्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। C5 एंड C6 आर मोर और लेस स्टेबल। और C5 की भी टेंडेंसी क्या है, सही पूछा जाए, C6 में जाने की है। बाद में हम पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपैंड कर जाती है 4 से 5 या 5 से 6 बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? दैट्स गुड। एंड दीज टू आर अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल होते हैं। फाइन। एंगल स्ट्रेन पूरा जस्टिफाई नहीं करता वाई C6 इज मोर स्टेबल। ठीक है ना गाइस? वो हमारा C5 को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन वाई C6 इज मोर स्टेबल दैट एंगल स्ट्रेन कैन नॉट जस्टिफाई। C6 इसलिए भी तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि अभी तक हम जो साइक्लो एल्केन से उनको हम प्लीनर मान के चल रहे थे। साइक्लो एक्सेन इज नॉन प्लीनर गाइस। क्लियर है यहां तक? ऑल एटम्स आर नॉट लाइंग इन अ सेम प्लेन। साइक्लोहेक्सेन, वो भी हम देखेंगे गाइस, विल लुक एट दैट इन अ मिनट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। अब डेल्टा एच कंबशन समझते हो क्या होता है? कंबशन तो तुम्हें पता है, जला दिया। डेल्टा एच कंबशन C3 का ज्यादा होगा या C4 का या C5 का या C6 का? बताओ मुझे। C7 तक मान लो चलो कन्वीनियंस के लिए। तो गाइस डेल्टा एच कंबशन इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज होता है उसका रीजन बताता हूं। ऑब्वियस सी बात है, छोटी सी चीज को जलाओगे कम एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा मास होगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हम डेल्टा एच कंबशन पर मोल देख रहे हैं, पर मोल। सो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके हिसाब से कंबशन बढ़ता जाएगा, जितने कार्बन एटम ज्यादा उतना हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। हाँ ठीक है ना बच्चों? अब हमने एक और चीज देखी। हमने कहा यार मुझे कंबशन चाहिए, डेल्टा एच कंबशन चाहिए पर CH2। मतलब एक तरीके C3 के लिए डेल्टा एच कंबशन बाय 3, C4 के लिए डेल्टा एच कंबशन बाय 4, C5 के लिए डेल्टा एच कंबशन बाय 5। मतलब पर CH2 ग्रुप वी आर ट्राइंग टू सी कि किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा है, किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा है।
तो बच्चों वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका टूटने की टेंडेंसी, बर्न होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो डू यू रियलाइज और नॉट, सबसे ज्यादा तुम्हारा डेल्टा एच कंबशन किस में आने वाला है? कंबशन इज एनर्जी रिलीज, और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा हीट किस में रिलीज होगी? फिर से बताता हूं गाइस, समझो। C6 इज मोस्ट स्टेबल, C6 इज मोस्ट स्टेबल, राइट? तो अभी हम देख रहे हैं पर CH2 ग्रुप, मतलब C6 का डेल्टा एच कंबशन बाय 6। ओके, उसमें 6 कार्बन एटम है ना। हम एक CH2 ग्रुप के बर्न होने की टेंडेंसी देख रहे हैं। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल है C6। इसका मतलब इसकी बर्न होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो ये जो हीट रिलीज करेगा वो सबसे कम करेगा। हाँ या ना बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतनी कम हीट रिलीज करेगा ऑन कंबशन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किस में आनी चाहिए? C3 में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पर CH2 ग्रुप अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा सबसे ज्यादा डेल्टा एच कंबशन किस में होगा पर CH2 ग्रुप? 3, देन 4, देन 5, देन 6। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्या? C8 क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इसके अंदर भी तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन C3 इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें स्ट्रेन कम है। ठीक है ना गाइस? जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम, और उतनी हीट रिलीज पर CH2 ग्रुप कम। बच्चों जितना ज्यादा स्टेबल उतनी हीट रिलीज कम बच्चों। ठीक है ना गाइस? जितना अनस्टेबल उतनी हीट रिलीज पर CH2 ज्यादा होगी। हाँ ऑब्वियसली, ये बता तो रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा पर CH2 नहीं देख रहे तो जितने ज्यादा कार्बन एटम उतनी ज्यादा एनर्जी। वी आर जस्ट गोइंग बाय द मास ऑफ सब्सटेंस बर्न। जिसमें ज्यादा मास होगा वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। लेकिन पर CH2 अगर तुम देखोगे तो इट इज C3 विच विल हैव मैक्सिमम हीट ऑफ कंबशन। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? पर CH2 रिलेट्स, देखो, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। गाइस ऐसे मान के चलो कि एक एडल्ट है और एक छोटा बच्चा है। तुम उनकी लड़ाई करवाओगे, डोंट यू थिंक एडल्ट हमेशा जीतेगा? और तुम कह रहे हो सपोजिंग एक कमजोर बच्चा है एडल्ट में, वीक, और एक छोटा बच्चा है जो कि स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एडल्ट जीतेगा बिकॉज ही इज बिगर इन साइज। बट यू कैनॉट से कि वो जो छोटा बच्चा है ही हैज गॉट लेस एनर्जी। अगर तुम उसको अपने ही एज में लड़वाओगे तो ही इज प्रीटी स्ट्रांग, ही माइट बी द स्ट्रांगेस्ट। तो एक उसी टाइप की बात है कि यहाँ पे तुम C3 की जो जो पर CH है, दैट इज लाइक कंपेयरिंग विद इन द ग्रुप। गेटिंग द आइडिया नॉट? सबसे ज्यादा अनस्टेबल तुम्हारा C3 था, सबसे ज्यादा अनस्टेबल तुम्हारा C3 था। तो यहां पे जब तुमने पूरा मास देखा, यहां पे तुम एक तरीके लड़ाई करवा रहे हो एडल्ट की और बच्चे की। तो ऑब्वियसली बात है C6 हैज गॉट, इट विल रिलीज मोर एनर्जी ऑन बर्निंग, इट हैज गॉट मोर मास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर कोई कहे कि यार ये छोटा बच्चा, अगर हम इसे बड़ा कर दे, उसी एज का कर दे, एडल्ट बना दे, और अब उस एडल्ट से लड़ाई करवाएं, तो डोंट यू थिंक दिस किड वुड विन? तो वही बात है, इन दैट सेंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पर CH2 का मतलब हो गया कि हमने उनका कंपैरिजन एट दैट एज करा है, मतलब जब दोनों छोटे थे या दोनों बड़े थे। पर CH2 इज लाइक दैट, डेल्टा एच कंबशन पर कार्बन एटम, डेल्टा एच कंबशन पर कार्बन एटम। इसका भी तुम पर कार्बन एटम देख रहे हो, इसका भी पर कार्बन एटम देख रहे हो। समझ में आया नहीं आया? एंड दिस इज मोर अनस्टेबल, वी नो दिस इज मोर अनस्टेबल, सो दिस शुड रिलीज मोर एनर्जी। अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो वो प्रोडक्ट बनाना चाह रहा होता है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। क्या कह रहे हो? नहीं, पर CH2 तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना बेटा, इसमें कितना होता है साइक्लो हेक्सी प्रोपेन लोगे तो C3H6 है। तो इसमें CH2 के 3 ग्रुप है। साइक्लोहेक्सेन में तुम्हारे पास C6H,
12 है। CH2 के तुम्हारे पास 6 ग्रुप्स है। इसीलिए मैंने बाय 3 बाय 6 करके समझाया था कि हम तो एक कार्बन के बर्न होने की टेंडेंसी देख रहे हैं दोनों में। हम कहेंगे ये अनस्टेबल है तो ये ज्यादा हीट रिलीज करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ में आया नहीं आया? गुड। क्लियर आई होप नाउ। हाँ, करेक्ट। तो अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे आते हैं। मैंने बताया था ये प्लेनर नहीं होता। इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं गाइस। चेयर फॉर्म। ओके। हाफ चेयर। हाफ चेयर फॉर्म। ये इसकी बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके गाइस, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने यहां तक? नोट इट डाउन गाइस। अब इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तुम्हारा, दैट इज योर, ये हमने क्या पढ़ा है बच्चों? योर साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है ना बच्चों? साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं। इसमें देखा गया स्टेबिलिटी, अगर तुम देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखो तो स्टेबिलिटी चेयर की सबसे ज्यादा है। फिर तुम्हारा आता है ट्विस्ट बोट, फिर आता है बोट, और लीस्ट होता है हाफ चेयर। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ गया हर एक बच्चे को? सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है तुम्हारी चेयर की, लोएस्ट एनर्जी स्टेबिलिटी या लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी होती है चेयर की, फिर होती है ट्विस्ट बोट की, फिर होती है बोट की। बोट को क्लासिकल बोट भी बोल देते हैं। और फिर होता है हाफ चेयर। हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल गाइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये ट्विस्ट बोट बनता कैसे है उसको समझो गाइस। अगर हम दोनों को सेम साइड में रोटेट करें तो तुम्हारा ऑपोजिट साइड रोटेट करते हैं पहले। इसको एक को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, एक को राइट की तरफ रोटेट कर दिया। ऐसे रोटेट कर दोगे तो यू विल गेट अ ट्विस्ट बोट। समझ में आया नहीं आया? ये लग सेम रहा है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस कि एक को इधर भेजा, एक को इधर भेजा। बोर्ड, ये बोर्ड के जो दो कोने उनको ऐसे कर दिया, एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड। तुमने उनको ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू टेक अ बोर्ड, यू टेक इट्स टू एंड्स और उसको ऐसे कर दो, टेढ़ा कर दो। एक को आगे की तरफ ले जाओ, एक को पीछे की तरफ ले आओ अपने से दूर। व्हाट यू विल गेट इज ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। समझ में आ गया बच्चों? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन चारों फॉर्म में से विच डू यू थिंक शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव? दैट इज द क्रक्स। क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन चारों में से विच शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव मींस नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्रक्स। अगर मैं ऐसा प्लेन डाल दूं जो ऐसे काटता हुआ जा रहा है, तो डोंट यू थिंक इट विल बी कटिंग इट सिमेट्रिकली इनटू टू हाफ्स? हाँ है ना बच्चों? चेयर भी कटेगा बिल्कुल।
You make a plane going like, मैं तो उसका वो दिखा रहा हूँ कि कहां से प्लेन पास हो रहा है। प्लेन इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है। ये चीज समझ आई नहीं आई, मतलब ये प्लेन ही बनाया है मैंने एक। मैं तो ये बता रहा हूँ ये तुम्हारी चेयर को कहां कहां पे कट करता हुआ जाएगा। ये मैंने प्लेन तो स्ट्रेट ही डाला है, पेपर ही का मतलब एक नोटबुक टाइप डाल दिया मैंने, लेकिन वो उसका जो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है चेयर को, मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ये प्लेन जाएगा वो यहां से कट करता हुआ जाएगा। ट्विस्ट बोर्ड इज योर आंसर गाइस, ट्विस्ट बोर्ड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोर्ड अगेन विल हैव सिमेट्री। अगर तुम ऐसे बना देते हो तो डोंट यू थिंक दिस प्लेन विल बी पासिंग, इट विल बी कटिंग द बोर्ड इनटू टू इक्वल हाफ। हाँ है ना? It is twist board form which is optically active. Crux. Note it down. Twist board is optically active. अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? ट्विस्ट बोर्ड में नहीं बन पाएगा। उसकी शक्ल देखो और बना के देखो। ट्विस्ट बोर्ड को बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। क्रक्स क्या है कि रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, दैट इज बेस्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर? हाँ बेटा बोला। नहीं बनेगा बेटा, इसको ऐसे मान के चलो। एक मिनट रुक जाओ। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, नहीं बन पाएगा। बेटा तुम सेंटर सोच सकते थे कि सेंटर सोचने की कोशिश कर देते अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होता तो। सोचने की कोशिश कर सकते थे। समझ में आया नहीं आया? अगर नीचे जा रहा होता तो तुम कुछ सोच सकते थे कि यार सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो। प्लेन तो आ ही नहीं सकता, दिस इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेन। फैक्ट रिमेंबर गाइस, दैट इज बेस्ट आई वुड से। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने या नहीं कर लिया गाइस? गुड। अब आते हैं चेयर फॉर्म पे। गाइस चेयर फॉर्म बना रहा हूं, बड़ा दर्दनाक काम है, ध्यान से देखना। आई वुड रिकमेंड जब तक मैं ना बना लू कंप्लीट तब तक तुम ना बनाओ, नहीं तो मिटाते हुए मिलोगे। ओके गाइस, ये मैंने चार मतलब दो तो हमारे कार्बन एटम ही होते हैं, कार्बन एटम से डैश, और दो एच होते हैं, राइट? तो ये मैंने बना दिया है, दिख रहा है बच्चों? अब इनमें से ये जो है, डू यू रियलाइज और नॉट, इन पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल। वी कॉल देम, सॉरी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है, और जो बच गए दोज आर एक्सियल। मैं, दीज आर एक्सियल। एक्सियल मींस गोइंग अप और डाउन। ओ वन सेकंड, यहां पे मैंने गलत बना दिया क्या? होल्ड ऑन सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ ये, दिस इज इक्वेटोरियल, ओके बच्चों? एंड द वंस आई एम मेकिंग विद वाइट, दे आर एक्सियल। एक्सियल मींस गोइंग अप और डाउन, दीज आर एक्सियल। जो ऊपर या नीचे जा रहे हैं, स्ट्रेट अप या डाउन, दोज आर एक्सियल, एंड द रेड वंस आर इक्वेटोरियल। बता दिया ना अभी? ये देखो ना गाइस, ये नीचे जा रहा है, प्रॉपर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे नीचे ऊपर, दीज आर एक्सियल। समझ गए? एंड विच आर काइंड ऑफ लाइंग इन द सेम plane as the carbon atom, more or less, those are equatorial. The equatorial are not perpendicular to the ring. Axials are going in upward, directly upward or directly downward direction.
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। तो देखा क्या गया, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रिपल्शन होती है कम, एक्सियल पोजीशंस पे रिपल्शन होती है ज्यादा। इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अगर तुम ग्रुप रखते हो, दे आर मोर स्टेबल। इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल। समझ में आया नहीं आया? हम कहेंगे भाई एक्सेल ने ऐसा क्या कर दिया। तुम 1 3 देखो, लुक एट 1 2 3। ओके, मतलब 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं। डू यू रियलाइज और नॉट, ये दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। थोड़ा 3D में विजुलाइज करोगे, दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। हाँ, एक्सियल वाले। इक्वेटोरियल भी तुम कहोगे सर इक्वेटोरियल भी साइड में लाई कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली पॉइंटिंग अवे। अगर तुम ध्यान से विजुलाइज करो 3D में, जो तुम्हारे इक्वेटोरियल है, दे आर पॉइंटिंग अवे गाइस। कर रहे होंगे, एग्जैक्टली कर रहे होंगे, दे विल बी पॉइंटिंग अवे। सो देयर इज लेस रिपल्शन बिटवीन टू इक्वेटोरियल एज कंपेयर टू टू एक्सियल। क्लियर है यहां तक? गुड। तो हम क्या चाह रहे होते हैं, अगर बल्कि ग्रुप है तो उसे हम कहां भेज दें, जहां पे रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम कहां पे है? इक्वेटोरियल पे। सो इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन bulkier group is present at इक्वेटोरियल पोजीशन। जो बल्कि ग्रुप है उन्हें इक्वेटोरियल पोजीशन पे भेज दो, बिकॉज एट इक्वेटोरियल पोजीशन देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने कभी बताया तुम्हें टर्म? हाँ, क्राउडिंग, सिंपल वर्ड है इसका, क्राउडिंग। देयर इज लेस क्राउडिंग एट इक्वेटोरियल, सो सेंड इट ओवर देयर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब अगर तुम यहाँ पे ये ले रहे हो, अगर तुम ये ले रहे हो तो, और तुम्हारे पास एच और सीएससी तुम्हें लगाना है, एक एच हटा के एक सीएससी जोड़ दिया, तो इट इज बेटर यू सेंड इट ओवर हियर रेदर देन इक्वेटोरियल पे भेजो रेदर देन एक्सियल का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? दैट्स गुड। आगे चलें। गुड। अच्छा गाइस, जैसे हमने पोजीशंस मार्क कर ली इक्वेटोरियल और एक्सियल, बोर्ड में भी हम मार्क करेंगे। बोर्ड में ऐसे होगा गाइस, समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल, इसको बोलते हैं बो स्पिरिट, इसको बोलते हैं बोट इक्वेटोरियल, और इसको बोलते हैं बोट एक्सियल। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब यहां पे वाई बोर्ड इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, क्योंकि इनकी जो फ्लैग पोल वाले ना, दे रिपेल ईच अदर। जो फ्लैग पोल वाली पोजीशंस हैं, फ्लैग पोल दे विल रिपेल ईच अदर। दैट इज वाई बोर्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। क्लियर है गाइस? स्टेरिक रिपल्शन, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, चेयर में भी थी लेकिन इसमें ज्यादा है। स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स एट फ्लैग पोल पोजीशन। कराया नहीं करा नोट बच्चों? नोट कर लो गाइस। जस्ट अ सेक। बो स्पिरिट। हाँ बच्चों, कर लिया नोट हर एक ने? नोट इट डाउन गाइस। अब आते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अभी हमने सब्स्टिट्यूटेड देखा था,
जिसमें एक मिथाइल ग्रुप था, हाँ है ना, जिसमें मैंने कहा था मिथाइल को कहां भेज दो, इक्वेटोरियल पे रेदर देन एक्सियल। अब सब्स्टिट्यूटेड में हम देख रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, नॉट वन बट टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट। गाइस अगर तुम्हारे पास वन वन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो बेटा ऑप्शन ही नहीं बचती, ये CH3 ये CH3। हाँ है ना बच्चों, यही बनाओगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, दो ग्रुप्स प्रेजेंट है और दोनों CH3 ले लिए मैंने, ये बनेगा, कोई और केस बन ही नहीं सकता। हाँ है ना, अगर तुम्हारे पास वन वन पोजीशन पे है, वन वन सब्स्टिट्यूशन है, तो तुम्हारा बस यही बनेगा। अब आते हैं वन टू गाइस, वन टू, एक वन पोजीशन पे है एक टू पे है। अब आते हैं वन टू सब्स्टिट्यूशन पे। देखो गाइस, लेट मी मेक दैट अगेन। वन टू में एक काम करते हैं, ये उठा लेते हैं, ये वन मान लो ये टू मान लो, एक वन पे है मिथाइल ग्रुप एक टू पे है। गाइस या तो हमारा ये आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में भेज दिए मैंने सर्कल, या तो दोनों इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है ना गाइस, या फिर दोनों एक्सियल पे हो, जैसे ये, या फिर एक एक्सियल पे हो और एक इक्वेटोरियल पे हो। हाँ है ना, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें, ये जो डाई इक्वेटोरियल बोला मैंने, डाई इक्वेटोरियल दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, डाई इक्वेटोरियल का मतलब ये और ये, बेटा इसमें जो दोनों सीएससी है, आर दे सिस और ट्रांस, आर दे लाइंग ऑन द सेम साइड और दे आर दे लाइंग ऑन डिफरेंट साइड, एक नीचे की तरफ जा रहा है एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा, दिस इज योर ट्रांस। समझ में आया नहीं आया बच्चों बोलो, मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, क्रक्स सुनते जाओ गाइस, अगर मैं वन पे इक्वेटोरियल लूं टू पे इक्वेटोरियल लूं, तो ये क्या होंगे बच्चों, दे विल बी सिस और ट्रांस, दे विल बी ट्रांस, गुड। और अगर मैं वन पे एक्सियल लूं और टू पे एक्सियल लूं, तो वन इज पॉइंटिंग अप वन इज पॉइंटिंग डाउन, दे विल अगेन बी ट्रांस। और अगर मैं कहता हूं वन पे एक्सियल पे है टू पे इक्वेटोरियल पे है, वन पे एक्सियल पे है टू पे इक्वेटोरियल पे है, वन पे एक्सियल मतलब वन का ये टू का ये, डू यू रियलाइज बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग डाउन, दिस इज योर सिस बच्चों। अब अगर कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, तो हम कहेंगे हमें पता है इक्वेटोरियल पे अगर बल्कि ग्रुप है तो इट इज मोर स्टेबल, राइट। सो कैन वी से वन टू थ्री विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताओ गाइस, हाँ है ना, दैट इज व्हाट यू विल गेट, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। अगर इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप है इट इज मोर स्टेबल, दोनों इक्वेटोरियल पे तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे तो स्टेबिलिटी कम हो गई, और दोनों एक्सियल पे चले गए स्टेबिलिटी और कम हो गई। लेकिन एक ऑब्वियस ही चीज है, अनलेस यू आर गिवन अ स्ट्रक्चर कि तुम्हारा डाई एक्सियल है, कोई कहता है सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम कहेंगे भाई हम इस ट्रांस को कंसिडर ही क्यों करें, ट्रांस में वो कंसिडर करो ना जो स्टेबल है। तो भाई जस्ट आस्क यू सिंपली, सिस ज्यादा स्टेबल है वन टू में या ट्रांस ज्यादा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ट्रांस, बिकॉज वी विल बी कंपेयरिंग दिस ट्रांस विद सिस। समझ में आया नहीं आया, मतलब अगर कोई हमसे ये नहीं पूछता कि डाई एक्सियल वाला ट्रांस इन कंपैरिजन टू सिस, अगर वो सिंपली बोलता है ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सिस कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हम कहेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल, बिकॉज वी विल बी कंपेयरिंग डाई इक्वेटोरियल ट्रांस विद सिस बेटा, वी विल नॉट बी कंपेयरिंग दिस विद दिस। इनको आपस में अगर कंपेयर करते तो तुम्हारा सिस वुड हैव बीन मोर स्टेबल देन ट्रांस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, जस्ट लेट मी नो, दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। और यहां पे मैंने तुम्हें क्या बता दिया बच्चों,
ट्रांस में कितने आइसोमर बन रहे हैं? ट्रांस में कितने आइसोमर्स बन रहे हैं गाइस? दो बन रहे हैं, हाँ है ना? एक तुम्हारा एक तुम्हारा डाई इक्वेटोरियल, एक डाई एक्सियल। सिस में एक ही बन रहा है, यू आर गेटिंग ओनली वन इन सिस एंड टू इन ट्रांस। और ट्रांस का ज्यादा स्टेबल सिस से ज्यादा स्टेबल है, और ट्रांस का जो लेस स्टेबल है वो सिस से कम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? लेट मी नो। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्रांस ग्रेटर देन सिस। मतलब अगर मैं ऐसे बनाता हूं, सिर्फ ऐसे बनाता हूं, और इसको इससे कंपेयर करता हूं, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा गाइस? लेफ्ट वाला, दैट इज करेक्ट। अब आते हैं 1 3 सब्सटीट्यूशन। 1 2 हो गया, 1 3 पे आते हैं। विजुअलाइजेशन इज द टफ पार्ट गाइस, विजुअलाइजेशन इज द टफ पार्ट ओवर हियर। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, लेट मी मेक इट। अब मैं 1 2 3 में कौन से ले रहा हूं? 1 3 बोला है ना गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 3, तो लेट अस टेक 1 2 3। मैं इस 1 3 को ले रहा हूं। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ गए? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, मैंने कहा ना 1 और 3 पे मिसाइल ग्रुप से है, तो ये मेरा 1 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है गाइस? अब मुझे बताओ, इसमें डाई इक्वेटोरियल हो सकता है? डाई इक्वेटोरियल, ये दोनों इक्वेटोरियल हो गए ना बेटा, ये भी इक्वेटोरियल और अरे ये भी इक्वेटोरियल, हाँ है ना? यू कैन हैव डाई इक्वेटोरियल, यू कैन हैव डाई एक्सियल, एंड यू कैन हैव इक्वेटोरियल एक्सियल, हाँ है ना? बोलो गाइस, करेक्ट? तो डाई इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा बच्चों? इक्वेटोरियल एक्सियल, और फिर होगा तुम्हारा डाई एक्सियल, हाँ है ना बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर होगी हर एक कोई चीज? अब मुझे बताओ, डाई इक्वेटोरियल जो है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो तुम्हारा सिस होगा या ट्रांस होगा? डाई इक्वेटोरियल, इट विल बी सिस। दे बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, हाँ है ना? सो दिस इज योर सिस फॉर्म। एक इक्वेटोरियल पे, एक एक्सियल पे, डू यू रियलाइज दे आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस? दिस विल बी ट्रांस। एंड व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? एक एक्सियल, दूसरा एक्सियल, दैट विल अगेन बी सिस। तो यहां पे अगर कोई मेरे से सिंपली ये क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा सिस ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस, तो हम कहेंगे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। विल बी कंपेयरिंग द मोर स्टेबल सिस फॉर्म विद द ट्रांस फॉर्म। समझ में आया नहीं आया? दो सिस में विल बी कंपेयरिंग द मोर स्टेबल सिस फॉर्म विद द ट्रांस फॉर्म। सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, ग्रेट। मतलब अगर मैं ये बनाता हूं, ये लिया मैंने और ये लिया, तो जरा बताओ बच्चों, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट वाला विल बी मोर स्टेबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बात अलग है, जो लेफ्ट वाला है उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, डाई इक्वेटोरियल, डाई एक्सियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो डाई इक्वेटोरियल को कंपेयर कर रहे हैं विद इक्वेटोरियल एक्सियल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? If they simply ask us cis और trans में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, cis is more stable than trans. Clear to everybody or not? That's good. अब आते हैं 1 4 सब्सटीट्यूशन। 1 4 सब्सटीट्यूशन पे आते हैं बच्चों। तो इसको 1 मान लो और इसको
4 मान लो, वी आर कंसिडरिंग द टर्मिनल टू एंड्स, एक ये, विजुलाइज करना आसान हो जाता है उससे। ये रहा, ये 1, ये 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक? अब इसमें डू यू रियलाइज और नॉट, 1 इक्वेटोरियल 4 इक्वेटोरियल, ये क्या होगा बच्चों? ये कौन सा है, सिस है ट्रांस है? वन इज पॉइंटिंग डाउन, अदर इज पॉइंटिंग अप, इट इज ट्रांस बच्चों। व्हाट अबाउट 1 एक्सियल एंड 1 इक्वेटोरियल? ये इक्वेटोरियल ले लिया, ये एक्सियल ले लिया, दिस विल बी सिस। एंड व्हाट अबाउट 1 एक्सियल 2 एक्सियल, सॉरी 4 एक्सियल? दिस विल बी योर लेस स्टेबल ट्रांसफॉर्म, है ना? क्लियर है गाइस? ट्रांस ये बेसिकली 1-2 जैसा ही चल रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो। 1-2 में भी अपने कहा था दो ट्रांस के आइसोमर बन रहे थे, एक सिस का बन रहा था, हाँ है ना? 1-2 में भी यही था, दो ट्रांस बन रहे थे, एक सिस बन रहा था। एंड बिटवीन ट्रांस एंड सिस विच इज मोर स्टेबल ट्रांस वर्सेस सिस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो अगर मैं ये लेता हूं, ये मैंने ट्रांस लिया, ये मैंने सिस लिया, अब जरा मुझे बस ये बता दो, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Trans is more stable than cis. Will be comparing these two. Trans में why should you consider the less stable trans form with the cis form? Trans will be more stable than cis. हाँ या ना? That's good. Special cases. कर लिया नोट यहां तक? All right, I'll wait. करो नोट बच्चों, नोट इट डाउन गाइस। हो गया? All right, special cases. Special cases. Cyclohexene 1,3-diol। गाइस 1,3 है, डायॉल है। 1,3 में तुम्हारा ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है गाइस? नॉर्मली सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। और सिस में भी कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है गाइस? दोनों इक्वेटोरियल, हाँ है ना बच्चों? 1,3 लिया है मैंने, 1,3-डायॉल। 1,3 में नॉर्मली हम क्या कहते हैं भाई, दोनों इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, हाँ है ना? हम कहते हैं डाई इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन डाई एक्सियल, करेक्ट? यहाँ पे डाई एक्सियल इज मोर स्टेबल देन डाई इक्वेटोरियल। वाई? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो तुम्हारा डाई इक्वेटोरियल होगा, दे विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यही बताया था मैंने, दे आर पॉइंटिंग अवे, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पे डाई एक्सियल इज मोर स्टेबल देन डाई इक्वेटोरियल। डाई एक्सियल इज मोर, डायॉल में, हाँ, मोर स्टेबल, वो भी 1,3 स्पेशल केस का है, देन डाई, या इट इज सिंपली मोर स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सेकंड, साइक्लोहेक्सिन 1,4-डायॉल। साइक्लोहेक्सिन 1,4-डायॉल बच्चों। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स देखी, जितने भी केसेस स्टडी करे, वो हमने स्टडी करे चेयर के, राइट? चेयर फॉर्म के। इसमें बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल गाइस। इसमें बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन चेयर फॉर्म।
आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर क्यों होने वाला है ये. करेक्ट. दैट विल बी द रीजन गाइस. हियर बोथ फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग. और ओ एच कौन सी पोजिशन में है बच्चों? फ्लैग पोल. क्लियर है गाइस? गुड. और ये सिस है ट्रांस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिस. गुड. नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू थर्ड केस. ट्रांस 1 इथाइल 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. बच्चों ट्रांस ले रहे हैं और वो भी 1 3 वाला ट्रांस. गाइस इसमें क्या केस बनता है? कई केसेस बनते हैं या एक ही बनता है? अभी तक हमने जो देखा था मिथाइल मिथाइल लिया था हमने. वी कंसिडर 2 मिथाइल ग्रुप्स. पहले बताओ ट्रांस में तुम्हारा कौन सी पोजीशन पे ग्रुप्स होंगे? ट्रांस में विल इट बी डाई इक्वेटोरियल, डाई एक्सियल या इक्वेटोरियल एक्सियल? करेक्ट. इट विल बी वन विल बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल, वन विल बी प्रेजेंट एट एक्सियल. अभी तक हमने एक ही केस देखा था क्योंकि दोनों मिथाइल ही थे. यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल में भी केसेस बन जाएंगे. आई मीन किसको इक्वेटोरियल पे भेजे, किसको एक्सियल पे भेजे? उधर तो तुम्हारे पास दो ही मिथाइल ग्रुप थे, किसी को भी इक्वेटोरियल पे भेज दो, किसी को भी एक्सियल पे भेज दो. यहाँ पे या तो तुम इथाइल को एक्सियल पे भेजो, आइसोप्रोपाइल को इक्वेटोरियल पे भेजो, या फिर इसको इक्वेटोरियल एक्सियल पे भेजो, इसको इक्वेटोरियल पे भेजो. हाँ है ना? अब मुझे बताओ कौन से को कहां पे भेजना प्रेफर्ड होगा? आइसोप्रोपाइल को इक्वेटोरियल पे भेज दो बिकॉज इट इज मोर बल्की. इथाइल और आइसोप्रोपाइल में ज्यादा बल्कि कौन है? आइसोप्रोपाइल. तो उसको वहां पे भेजो जहां पे तुम्हारी क्राउडिंग कम हो रही है या रिपल्शन कम फेस कर रहा है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड. तो ये रहा मेरा 1 3. इसमें हम यहां पे भेजेंगे आइसोप्रोपाइल को क्योंकि यहां पे रिपल्शन कम है, और यहां पे हम भेजेंगे इथाइल को. ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इधर भेजेंगे इथाइल. फाइन. नेक्स्ट. नेक्स्ट केस. फोर्थ. सिस 1 4 डाई टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सिन. टर्ड ब्यूटाइल. टर्शियरी ब्यूटाइल याद है बच्चों क्या होता था? टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल. ये बहुत बल्कि ग्रुप है गाइस, बहुत ज्यादा. तो इसमें हम चाह रहे हैं ये जितना दूर जा सके उतना बेटर है. हाँ है ना? यहां पे भेज दो ग्रुप्स कि हियर दे विल बी हैविंग मिनिमम रिपल्शन. मतलब यहां पे हमारा ट्विस्ट बोर्ड इज मोर स्टेबल गाइस. हाँ, ट्विस्ट बोर्ड. दिस इज ट्विस्ट बोर्ड गाइस. मतलब आइडिया इज ना चेयर बना ना बोर्ड बना, इसमें ट्विस्ट बोर्ड बना क्योंकि दैट रिजल्ट्स इन मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दिस बल्की ग्रुप्स. क्लियर हुआ नहीं हुआ? फैक्ट टू रिमेंबर गाइस, फैक्ट टू रिमेंबर. हाँ, कह सकते हैं. क्लियर है गाइस? जो हमारा जब बोर्ड में जो हमारा बोस पेड था, क्लियर है? ये ट्विस्ट बोर्ड है. ट्विस्ट बोर्ड का हमने नेमिंग नहीं सीखी है. यहाँ पे तो रिपल्शन आ जाएगी ना, दे आर ऑन सेम साइड. ये तो दूर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. तो विल बी टॉकिंग अबाउट ट्विस्ट बोर्ड गाइस. क्लियर सो फार और नॉट? दैट्स गुड. आगे चलें. वी आर डन विद साइक्लोहेक्सिन. अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है. हाँ, just 1 second guys. No break. We'll complete this, then we'll see. Acidic nature of cyclopropane. Acidic nature of cyclopropane. Guys, हमने एक प्रोपेन लिया.
एक साइक्लोप्रोपेन लिया। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, हम यहां से क्या बाहर फेंक रहे हैं, H प्लस या H माइनस, H प्लस बाहर फेंक रहे हैं। अब नॉर्मली आता हम H को यहां से, देखो गाइस पहली चीज इसमें और इसमें कौन सा H बाहर निकलेगा जल्दी, तुम्हें आइडिया नहीं है, मैं बता देता हूं। इन दोनों में से H ये वाला बाहर निकलने की ज्यादा प्रेफरेंस रखेगा, क्योंकि H निकलने के बाद जो हमारा कार्बन आयन बनेगा, या तो तुम यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, ओके, दोनों में से एक जगह बनाओगे। H प्लस बाहर निकाल के या तो तुम ये बनाओगे, सुनते आओ गाइस, या तो तुम ये बनाओगे, या फिर तुम ये बनाओगे, ओके। कार्बन आयन की जब तुम स्टेबिलिटी पढ़ रहे होगे वाया इंडक्टिव इफेक्ट, तुम समझ जाओगे दिस इज मोर स्टेबल, ओके। बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं, उसका तुम्हें तुम भूल जाओगे, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन आइडिया वो रिपीट होएगा आगे, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अभी सुन लो क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि देयर इज नो चार्ज प्रेफर्ड ओवर कार्बन, कोई भी चार्ज ना हो तो अच्छी बात है। अब जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, उसकी होती है डोनेट करने की टेंडेंसी। एल्काइल ग्रुप की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी। यहां पे इससे डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप है, ये डोनेट करेगा, हाँ है ना। कार्बन जैसा ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो क्या चाह रहा है कि मेरा चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। तो वो तो ये चाह रहा है कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन्स खींच लो तो बेटर है रेदर देन डोनेट। और CH2CH3 क्या कर रहा है, वो खींचने के बजाय डोनेट कर रहा है। अब यहां पे ये डोनेट करेगा इसको, ये भी डोनेट करेगा इसको, लेकिन ये डोनेट कम करेगा, दूर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इसने डोनेट ज्यादा किया, इसने डोनेट कम किया, बिकॉज इट इज फार अवे। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक। जैसे हम कहते नहीं, एग्जांपल लेता हूं मैं, जस्ट वन सेकंड, लेट मी म्यूट, पॉज द वीडियो। दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, इट इज क्लोज टू हिम, ठीक है ना गाइस। जबकि ये वाला जो कार्बन एटम है नेक्स्ट, द वन फार अवे, ये दूर है, ये डोनेट करेगा लेकिन कम करेगा। और सही पूछा जाए तो हम डोनेट करवाना चाह रहे हैं या पुल करवाना चाह रहे हैं, पुल करवाना चाह रहे हैं। मतलब जितना डोनेट करेगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, करेक्ट। और यहां पे कहेंगे, यहां पे ये जो है, ये कहेंगे यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, लाओ हम डोनेट कर रहे हैं, हाँ रख ले, इलेक्ट्रॉन्स लो। अब आइडिया ये और अनस्टेबल हो गया। अब समझ में आ रहा है विच वन इज मोर स्टेबल एंड बाय। हम चाहते हैं कार्बन में कोई चार्ज ना आए, ये नालायक उसे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहे हैं यार तुम तो लो, ये कह रहे हैं देने की कोई खास जरूरत नहीं है, इग्नोर भी करा जा सकता है। गेटिंग द आइडिया और नॉट, व्हाई द फर्स्ट कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। गुड। यहां पे तीनों इक्विवेलेंट पोजीशंस है, यहां पे तीनों पोजीशंस इक्विवेलेंट है, कहीं से तो मैच बाहर निकालो। ओके गाइस, ये बना, समझ गए। अब इसकी स्टेबिलिटी दो तरीके से देखी जाती है, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ साइक्लोप्रोपेन देखा गया है, साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है ना गाइस, ये ज्यादा एसिडिक है। उसके दो रीजन बताता हूं मैं, सुनते आओ। पहली चीज, हमारा ये वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की साइक्लोप्रोपेन में sp3, और sp3 होने का मतलब है तुम्हारा एंगल शुड हैव बीन 109.5 डिग्री टू बी अप्रोक्सीमेट, है ना बच्चों, रफली, हाँ है ना, ये एंगल होना चाहिए था। अच्छा गाइस, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होते, उनके बीच का एंगल कितना होता है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल क्या होता है, px py pz के बीच का एंगल क्या होता है, 90, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। px py pz दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ है ना। तो अगर हमारे पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है तो उनका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और यहां पे एंगल क्या है, 60। मतलब मैं कह रहा हूं ये तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द एंगल इज 90 डिग्री व्हेन इट इज नो हाइब्रिडाइज, व्हेन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, समझ गए। यहां तक समझ आया नहीं आया जो मैंने बताया है, गुड। तो अब देखो गाइस, नो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दीज आर, ऐसे समझो ये 109.5 वाज sp3, 90 डिग्री व्हेन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ है ना, क्लियर है।
अब ये जो एंगल है इट इज मोर क्लोज, जो हमारा एंगल है रिंग का, इज इट मोर क्लोज टू 90 और 109.5? इट इज मोर क्लोज टू 90 डिग्री, हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली हमारा जो क्रक्स है बोलने का वो ये है, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, जो कार्बन है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन उसके अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर अनहाइब्रिडाइज पी होता तो एंगल वाज 90 डिग्री, हाँ है ना? तो हम कहेंगे वैसे तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसका ये जो दो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड, दीज टू बॉन्ड्स, इनमें पी कैरेक्टर इज मोर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हम क्या कहते हैं, इनके अंदर, इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा आ गया। क्लियर है? बिकॉज इट इज मोर लाइक 90 डिग्री, जो हमारे अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल होता है, द एंगल 60 डिग्री इज मोर क्लोज टू 90, और 90 का मतलब है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, हाँ है ना? मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल इज फॉर पी ऑर्बिटल्स, प्योर पी ऑर्बिटल्स लिख देता हूं, प्योर पी ऑर्बिटल। तो हम क्या कहेंगे, इन बॉन्ड्स में दीज बॉन्ड्स हैव गॉट मोर पी कैरेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हमारा, वन सेकंड, इधर नहीं लिखना चाहिए था मुझे, जस्ट वन सेकंड का, मुझे इधर लिखना चाहिए था, होल्ड ऑन अ सेकंड। इसमें इसमें ये जो दो बॉन्ड है दे हैव गॉट मोर पी कैरेक्टर, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? और अगर इसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है तो जो दो एच हैं उनमें एस कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। अगर दो बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है तो जो हाइड्रोजन का जो उसका अटैच मतलब बॉन्ड बना हुआ है उसमें देयर विल बी मोर एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर लीड्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ है ना? बोलो गाइस, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो दैट इज द रीजन ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकते हैं एज एच प्लस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड, समझ गए? तो हमारा यहां पे इसमें देखोगे तुम, तो इनका एस कैरेक्टर, इनका जो पी कैरेक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना? इट इज मोर क्लोज टू 90, हाँ है ना? प्योर जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इन बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, सी एच बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, विच विल लीड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेंस मोर एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक तो ये रीजनिंग है, एक और रीजनिंग है विच आई फाइंड टू बी मोर अप्रोप्रिएट या मोर अपीलिंग। ध्यान से देखो बच्चों, हमने कहा स्ट्रेन आ रहा था रिंग में, आ रहा था नहीं आ रहा था गाइस? आ रहा था, क्यों? क्योंकि 109.5 के बजाय एंगल क्या था, 60। हम कहेंगे यार तुम एक काम करो, इसमें से एच बाहर निकाल दो, एच बाहर निकालोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, मतलब इट विल हैव अ इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर बेसिकली आने से बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लोन पेयर आ गया तो वो रिपल्शन ज्यादा करेगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन पेयर विल बी रिपेलिंग द बॉन्ड पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर का बीच का एंगल विल डिक्रीज। अब यहां पे देखो, हम कह रहे हैं यहां पे जो स्ट्रेन आ रहा था वो कितना आ रहा था, 109.5 के बजाय 60 था, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 9.5 और आया कितना, 60। अब यहां पे इस केस में इट इज स्टिल 60, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एंगल था वो तुम्हारा 109.5 था या उससे कम था? इट वॉज से एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है तो बॉन्ड एंगल शुड हैव बीन लेस, ठीक है ना गाइस? मतलब यहां पे जो स्ट्रेन आ रहा है वो यहां से यहां के बीच का आ रहा है, जबकि लोन पेयर आने की वजह से एक्सपेक्टेड था कि बॉन्ड एंगल कम होगा। नाउ द बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड इज नॉट 109.5, इट इज लेस देन 109.5, ठीक है ना बच्चों? मतलब अब जो स्ट्रेन आ रहा है रिंग में वो क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज नाउ दैट स्मॉलर बॉन्ड एंगल इज एक्सपेक्टेड। क्लियर है या नहीं बच्चों?
तो दिस इज बेटर रीजनिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि यहाँ पे तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है वो 60 काइंड ऑफ जस्टिफाई हो रहा है. लोन पेयर वांट्स टू डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, और अगर 60 के पास पहुंच जाएगा तो 60 इज मोर क्लोज टू दिस एंगल. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? है हमारा 60, इसमें जो एंगल है दैट इज 60, लेकिन जो हमारा एंगल स्ट्रेन आ रहा है वो कम आ रहा है बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ओवर कार्बन एट. समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबडी? सो क्रक्स बीइंग साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन गाइस. ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई, कितने बच्चों को दिक्कत है इसमें? लेट मी नो क्विकली. किसी को कोई डाउट गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. होल्ड ऑन अ सेक बच्चों.